है बिहार बोर्ड के क्लास 9th के पॉलिटी यानी संविधान वाला जो पार्ट है या पॉलिटिकल साइंस कह लो आप, उसकी ये बुक चैप्टर 1 है। आप सब तैयार रहना, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक क्लास 9th का ये पूरा पॉलिटिकल साइंस मैं एक के बाद एक पढ़ाने वाला हूं। वीडियो में बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। परिचय है इसमें लोकतंत्र का क्रमिक विकास। प्रस्तुत पुस्तक के बारे में है लोकतंत्र के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष की विवेचना करती है। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में हम देखेंगे कि पिछले 100 वर्ष में किस प्रकार का लोकतंत्र का विकास हुआ। हमारा देश भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। विश्व में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है। आज हम देखेंगे कि विभिन्न देशों में लोकतंत्र की क्या चुनौतियां हैं, उनमें क्या सामना करना पड़ा है। लोकतंत्र की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना हो रही है बहुत सारे देशों में, आपको मालूम होगा। जैसे नेपाल का कहानी आपने देखा होगा, पाकिस्तान के बारे में आपने देखा होगा। इस प्रथम अध्याय में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना के कई उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों से आप समझ पाएंगे कि लोकतंत्र की स्थापना हेतु विभिन्न देशों में लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा है ताकि वो लोकतंत्र का स्थापना कर पाए। आप इस चीज को समझो कि डेमोक्रेसी के लिए, मतलब जहां पे जनता की बातें सुनी जाए, जनता का शासन हो, उसके लिए बहुत संघर्ष हुआ, बहुत खून खराबा हुआ है पूरे देशों में। भारत के पड़ोसी देशों का भी कुछ उदाहरण लेंगे हम लोग। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार में के स्वरूप को समझने के लिए हमें यह जानने का कोशिश करना होगा कि लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना है तो कितना संघर्ष करना पड़ा। समय के साथ लोकतंत्र की व्यवस्था किस प्रकार पुनर्स्थापित हुई, किस प्रकार डेवलप हुआ। इसे तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में साउथ अमेरिका के प्रमुख देश चिली के घटनाक्रम 1980 में पोलैंड की घटना को देखेंगे। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में चिली नाम का एक देश है। चिली आपको मैं दिखा दूंगा, जब मैप हम लोग पढ़ेंगे ना ज्योग्राफी में तो उसमें दिखा दूंगा। आयेंदे नामक व्यक्ति ने चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। उसके उपरांत 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। व्यक्ति का नाम था आयेंदे। 1970 में पार्टी जो उसने बनाया था उसका नाम था पॉपुलर यूनिटी। अब ये लीडरशिप इसने संभाल ली अपने। आयेंदे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद सामाजिक सुधार के अनेक कार्यक्रम चलाए। आयेंदे सोशल रिफॉर्म, मतलब समाज को सुधारने के लिए बहुत सारा आंदोलन उसने चलाया। तो दो चीजें याद रखना है। चिली जो है, चिली की राजधानी सैंटियागो है ना, और यहाँ पॉपुलर यूनिटी पार्टी बनी थी जायद के नेतृत्व में। उन्होंने मजदूरों की दशा में सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार के अनेक प्रयास किए। चिली के आयेंदे सरकार ने अन्य कई कार्यक्रम चलाए। अब सोचो, मजदूर लेबर रिफॉर्म्स किया उसने, शिक्षा प्रणाली एजुकेशन में सुधार किया, जैसे बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटना। इस समय चिली की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। इस समय विदेशी कंपनियां देश के तांबा जैसे प्राकृतिक संपदा बड़े पैमाने पर देश से बाहर ले जा रही थी। मान लो हमारे देश में अगर तांबा हो तो उसको अगर विदेशी कंपनी बहुत सस्ते दाम पे ले जाए तो देश का घाटा होगा। कम से कम पैसा तो अच्छा दे। तो वहां से चिली में तांबा अधिक भी होता, अभी भी है वो, ठीक है। अभी भी चिली टॉप 3 प्रोड्यूसर्स में तांबा का है और काफी मुनाफा कमा रही थी, लेकिन इनको, चिली को कुछ नहीं मिलता। राष्ट्रपति सैल्वाडोर आयेंदे ने विदेशी कंपनियों के इन कृत्यों का विरोध किया। चिली के चर्च, जमींदार वर्ग, अमीर लोगों ने, कई राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति के सुधार कार्यक्रमों का विरोध किया एवं उनके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गए। अब सोचो, इसने सुधार करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ जमींदार एक हो गए, चर्च एक हो गया, अमीर लोग एक है। अब जिस देश में ये तीनों लोग एक हो जाते हैं वहां गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। फलतः 11 दिसंबर 1973 को नौसेना के एक समूह ने चिली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पे कब्जा कर लिया और वहां के नौसेना भी इसके विरोध में हो गई। देश के रक्षा मंत्री को सेना के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। मतलब ऐसी स्थिति में होता है ऐसा, जैसे मालदीव में भी एक बार हुआ था, आपने देखा होगा। तो राष्ट्रपति को भी उसने कहा कि पोस्ट छोड़ दो। बांग्लादेश में जो मुजीबुर रहमान थे उनको भी वहां सेना ने जब कब्जा किया था तो आपको मालूम है मात्र 1 मिनट के अंदर उनके दोनों बेटों को और उनकी हत्या कर दी थी। मिलिट्री का जो जनरल था वहां का, आर्मी का। 1975 के दशक की बात है, 70-80 के बीच की बात है ये। तो आप ये समझो कि यहाँ उसको गिरफ्तार भी किया गया, सेना का जो डिफेंस मिनिस्टर था, और सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। राष्ट्रपति आयेंदे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर जाने से इनकार किया। सेना कुछ करती इसके पहले उसने रेडियो पर देश के नाम अपना संदेश दिया, जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के पहले ही उसने घोषणा किया, रेडियो पर जनता से बात की, मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिली और उसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी तब भी चिली के लोग उस मुश्किल दौर में, अंधियारे दौर से पार कर पालेंगे। मतलब चिली में उन्होंने संदेश दिया कि हमारा देश का भविष्य अच्छा है। ये लाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियां बनेंगी ही जिससे आजाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिली जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, ऐसा उन्होंने कहा। फिर आगे बढ़ेंगे। ये मेरे आखिरी शब्द है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं महाअपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा। क्या राष्ट्रपति अपने भाषण में मजदूरों की दशाओं के सुधारे
सुधार के बारे में इशारा करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। राष्ट्रपति का विरोध कौन कौन लोग कर रहे थे? जमींदार, अमीर और चर्च के लोग। समझ में आया? अमीर लोग राष्ट्रपति से नाखुश क्यों थे? क्योंकि भाई अब तांबा वो बेच बेच के काफी माल कमा रहे थे, पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब तो बंद हो जाता। इस प्रकार 11 दिसंबर 1973 को जनरल अगस्टो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रपति आइंदे की हत्या कर दी। ये सोचो आप, राष्ट्रपति की हत्या हो गई, उसके बाद उस देश में क्या हाल हुआ होगा। राष्ट्रपति की हत्या के बाद 11 सितंबर 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्ता पलट कहते हैं, इसे कू कहते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है कू, ठीक है। सैनिक तख्ता पलट के बाद विद्रोही गुट के नेता जनरल अगस्तो पिनोसे देश के राष्ट्रपति बन बैठा। पिनोसे की सरकार ने आइंदे के समर्थक और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया। जब भी ये हुआ है तो ऐसा ही हुआ है। अब वो अपने अपोजिशन वालों का मर्डर करवाने लगा, उनकी हत्याएं कराई। आइंदे की बेटी एवं उनके परिवार वालों को जेल में डाल दिया गया। कितने लोगों को लापता कर दिया गया, इनका कोई लेखा जोखा नहीं था। अमेरिका इन सब कामों में वो सपोर्ट करता ही है अपने फायदे के लिए। पिनोसे की सैनिक सरकार 17 वर्षों तक चिली में शासन की। पिनोसे का सैनिक शासन 1988 में समाप्त हुआ, जब चिली में जनमत संग्रह कराने का फैसला लिया गया। जनमत संग्रह में पिनोसे की सत्ता को देश की जनता ने भारी बहुमत से ठुकरा दिया। 1988 में 17 सालों के बाद जनमत संग्रह क्या होता है? जनता को कहा जाता है कि आप ए रास्ता चुनिए या बी रास्ता चुनिए, कोई भी रास्ता हो सकता है आप लोकतंत्र चुनिए या तानाशाही चुनिए। तो सारी जनता ने लोकतंत्र चुन लिया, इनको ठुकरा दिया। उसके बाद चिली की जनता ने देशद्रोह करने वाले अपराधियों को सजा दे दी। इस प्रकार चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो गई। लेकिन कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने लोगों की जान गई, उधर से भी इधर से भी। अभी तक चिली में 4 बार चुनाव हो चुके हैं। चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों ने भाग लिया, कई दलों ने सरकार बनाया। अब चिली के शासन में सेना की भूमिका समाप्त हो चुकी है। वर्ष 2006 के जनवरी में राष्ट्रपति के चुनाव में चिली के पूर्व वायुसेना प्रमुख अल्बर्टो बेसेले, जिनकी हत्या 1973 में हुई विद्रोह के दौरान कर दी गई थी, की पुत्री मिशेल बेसेले विजयी रही। अब सोचो 2006 में उसी की बेटी विजयी रही। अक्सर ये भी देखा जाता है, बड़े बड़े राजनीतिक लीडर है, जैसे बांग्लादेश में भी आप देखोगे तो वहां के मुजीबुर रहमान की बेटी ही अभी प्रधानमंत्री हैं। आज चिली एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब डेमोक्रेसी वहां है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लंबे संघर्ष के बाद चिली के लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना कर दी। क्लियर है? समझ में आया आपको? 2006 के बाद अब उन्हीं की बेटी सत्ता में है। खुद करें, खुद सीखें। नक्शे में चिली की खोज करें, उन्हें रंग भरें। नक्शे से यह पता करें कि हमारे देश के किस राज्य का अधिकार चिली के आकार, अधिकार नहीं, चिली के आकार से मिलता है। एक्चुअली मैंने BHU से पढ़ाई की सारी चीज इंग्लिश में, तो हिंदी पढ़ने में मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर से टेंशन नहीं है। मैं भी बिहार बोर्ड से ही पढ़ा हूँ, बट हिंदी इंग्लिश दोनों पे मेरी समान पकड़ है। पोलैंड में लोकतंत्र के लिए क्या संघर्ष हुआ? 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्वी यूरोप में अनेक देशों में साम्यवादी दलों का शासन स्थापित हुआ। इन देशों के शासकों और साम्यवादी दलों के प्रमुख के पूर्व सोवियत संघ की साम्यवादी शासन वाले देशों में एक पोलैंड भी था। साम्यवादी समझ रहे हो आप? जो रूस समर्थित एक तरीके से साम्यवाद, एक जब हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बाद साम्यवाद, तो ये सब वहां पे आपको डिफाइन करेंगे। तो ये जो पोलैंड में सरकार थी वो साम्यवादी समर्थक थी। पोलैंड पर जारुजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। अन्य साम्यवादी देशों की तरह पोलैंड में भी किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। मतलब सीधा समझो आप, जो भी साम्यवादी देश है उसमें एक ही राजनीतिक पार्टी होता है, वो किसी और राजनीति में भाग ले नहीं सकता है। वहां का लोग राजनीतिक राइट्स कुछ खास नहीं होते हैं वहां। 14 अगस्त 1980 को पोलैंड में एक घटना घट गई। उस दिन ग्राड्स्क शहर में अवस्थित लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। हड़ताल का कारण क्या था? एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाला जाना। एक मजदूर के लिए वहां हड़ताल होता है। मजदूरों की मांग थी इस महिला को काम पर वापस लिया जाए। सोचो, छोटा सा इंसिडेंट है ये। अन्य साम्यवादी शासन वाले देशों की तरह पोलैंड में साम्यवादी दल के मजदूर संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे मजदूर संघ को हड़ताल करने की अनुमति नहीं थी। मतलब वहां जो साम्यवादी दल के मजदूर संघ थे उसके अलावा कोई हड़ताल नहीं कर सकता था। अतएव हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, परंतु बिना किसकी परवाह किए हड़ताल पर डटे रहे मजदूर। इसी कारखाने से नौकरी से निकाला गया इलेक्ट्रीशियन लेक वालेसा हड़ताल कर्मचारियों का नेता बन गया। धीरे धीरे हड़ताल पूरे देश में फैल गया। इसके समर्थकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी, देश में स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता मिले, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। सेंसरशिप क्या होती है? ये एक वर्ड है, समझ लो अभी। सेंसरशिप मतलब होता है कि सरकार ये डिसाइड करेगी क्या पेपर में छपे। कोई गलत चीज सरकार के खिलाफ छाप देगा, कोई दूसरे को छपने नहीं देगा। छपने से क्या हो जाएगा? अगर छप जाएगा तो उसकी पोल खुल जाएगी। समझ में आ रहा है? पोल खुल जाएगी तो सत्ता गिर जाएगी, है ना, पावर निकल जाएगा हाथ से।
तो प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। इस तरह आंदोलन की लोकप्रियता के समक्ष सरकार को झुकना पड़ा। लेक वालेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया। यह समझौता ग्डांस्क संधि कहलाई। अब आंदोलन की लोकप्रियता के समक्ष सरकार को झुकना तो पड़ा, लेकिन इस संधि का क्या नाम दिया गया, ये जो समझौती हुआ उसको ग्डांस्क संधि कहा गया। एक नया मजदूर संगठन बना जिसकी लोकप्रियता पूरे पोलैंड में बढ़ गई। इस प्रकार मजदूर संगठन का नाम सोलिडर्नस्कोक अर्थात सॉलिडैरिटी रखा गया। तो मजदूर संगठन का नाम यहां याद रखिएगा, ये वहां पोलैंड का पोलिश भाषा है। सॉलिडैरिटी रखा गया। सॉलिडैरिटी के रूप में पहली बार किसी साम्यवादी शासन वाले देश में किसी स्वतंत्र मजदूर संगठन का जन्म हुआ। 1 वर्ष के भीतर ही सॉलिडैरिटी की शाखाएं पूरे देश में स्थापित हो गई। इसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई। आप सोचो, डेमोक्रेसी का एक तरीका शुरू हो गया है यहाँ पे। लेक वालेसा के नेतृत्व में पोलैंड में फिर हड़ताल हो गई। इस समय तक पोलैंड की अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट होने लगी थी। सोवियत संघ से सरकार को मदद का कोई भरोसा नहीं था। पोलैंड की साम्यवादी सरकार के कुप्रबंध और भ्रष्टाचार के किस्से सामने आने से जनरल जारुंस्की के नेतृत्व वाली सरकार के समक्ष संकट खड़ा हो गया। तो अब वहां अव्यवस्था फैल चुकी थी और एक ये लीडर उभर रहा था। उसने पार्टी भी बनाई, अलग संगठन भी बनाए। हजारों की संख्या में सॉलिडैरिटी के सदस्यों को जेल में डाल दिया गया। क्योंकि अब सरकार का नियंत्रण कम होगा तो उसने जेल डालना शुरू कर दिया। संगठन बनाने, विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फिर से छिली। अभिव्यक्ति मतलब सरकार के खिलाफ बोलोगे जेल चले जाओगे। लेक वालेसा के नेतृत्व में आंदोलन पूरे देश में फैल गया। अंततः पोलैंड की साम्यवादी सरकार को झुकना पड़ा। 1979 में पुनः सरकार लेक वालेसा के बीच एक समझौता होता है। समझौते के अनुसार पोलैंड में बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव हुए। तो ये लगभग गांधी जी के आंदोलन की तरह है कि सरकार ने इनको बुला करके बात किया, स्वतंत्र चुनाव होने लगा। लेक वालेसा के नेतृत्व में सॉलिडैरिटी पार्टी ने सीनेट के 99 सीटों पर सफलता प्राप्त की। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए। इसके पहले साम्यवादी था, एक ही पार्टी था, उसी का चुनाव होता था, उसी के लोग चुने जाते थे। अब बहुदलीय पार्टी का यहाँ व्यवस्था हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो लेक वालेसा को बहुमत मिला। वो पहले देश के निर्वाचित राष्ट्रपति यानी इलेक्टेड राष्ट्रपति बनते हैं। खुद करे सीखे तो वही है, पोलैंड का नक्शा चुनो। अभी बताओ कि वर्तमान साम्यवादी शासन कहाँ कहाँ है। रूस में है, चीन में, इस तरीके। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या है? लोकतंत्र की विशेषताएं चिली एंड पोलैंड का एग्जाम्पल हमने देखा। बच्चों, हमने देखा कि चिली में आइंदे की लोकतांत्रिक सरकार आम जनता के बीच लोकप्रिय थी, क्योंकि सरकार ने आम लोगों की भलाई के लिए काफी सुधारात्मक कार्यक्रम चलाया था। 11 सितंबर तख्ता पलट के बाद बनी सरकार अलोकतांत्रिक थी, नॉन डेमोक्रेटिक थी, जिसका उद्देश्य अमीरों की हित साधना थी। पुनः 1988 में जनमत संग्रह के बाद चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। 1980 के दशक की पोलैंड की साम्यवादी सरकार अलोकतांत्रिक थी, जिसका नेतृत्व निरंकुश शासक जनरल जारुलेस्की चला रहा था। यह जनता में अलोकप्रिय था। आप समझ रहे हो पोलैंड का हाल। 1990 के लेक वालेसा के नेतृत्व में सरकार बना और ये निर्वाचित सरकार थी। बच्चों, अब इन सभी सरकारों को आपसी में तुलना करें। पहले दो अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करें, चिली में पिनोशो शासन और पोलैंड का साम्यवादी शासन। क्या डिफरेंस है, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा तुरंत। 10 से 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसको पढ़ के कंप्लीट करिए। चलिए, आई होप आपने पढ़ा होगा। चिली में सैनिक शासन था, जबकि पोलैंड में एक पार्टी का शासन था। आपने देखा अभी पोलैंड की साम्यवादी सरकार यह दावा कर रही थी कि वह पोलैंड के मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है। चिली के शासक पिनोशे का ऐसा कोई दावा नहीं था। ठीक है, जहां पोलैंड का शासन किसी विशेष मजदूर संगठन के अधिनायकवाद का उदाहरण था। पोलैंड में क्या था? अधिनायकवाद भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। वहीं चिली का शासन सैनिक अधिनायकवाद का था। चिली में सैनिक मिलिट्री ने ही कब्जा कर लिया था। ठीक है, अधिनायकवाद का सिंपल समझो आप, मतलब कि कुछ लिमिटेड लोग हैं किसी एक वर्ग के, खास वर्ग के, वो किसी तरीके से शासन चला रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? इसका डिटेल हम लोग देखेंगे। इन असमानताओं के बावजूद दोनों में कुछ निम्नलिखित समानताएं भी थी। दोनों देशों में शासकों का चुनाव जनता अपनी इच्छा से नहीं कर सकती थी। जनता किसी को चुन नहीं सकती थी। दोनों ही देशों में जनता को सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी। आइए अब हम 3 लोकतांत्रिक सरकार, चिली की आइंदे सरकार, पोलैंड की लेक वालेसा सरकार और चिली की मिशेल सरकार की समान विशेषताओं का विश्लेषण करें। तीनों सरकारों का चुनाव देश की जनता द्वारा हुआ था। अब चूंकि जो जनता ने चुना उसके बाद की समानताओं को देखना है। बिना चुने हुए नेता बाहर से संचालित शक्तियां या फौज शासन नहीं चला रही थी, क्योंकि जनता जिसको चुनी है उसी में से मंत्रिमंडल चुना जाएगा। प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री हो सकता है वहां का। नागरिकों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की थी। एक चीज आप समझो, यहाँ पे
जो भी आपने देखा होगा उसमें नागरिकों को स्वतंत्रता उन्हीं शासन में मिला था जो बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था था। ठीक है, इस आधार पर लोकतंत्र की कुछ समान विशेषताओं की हम पहचानते हैं। ये आपके लिए जरूरी है। लोकतंत्र में अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि लोग अपनी मर्जी की सरकार चुन सकते हैं। सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश की शासन पर शासन करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। लोकतांत्रिक देशों में विरोध करने की आज़ादी होती है, लोगों को संगठन बनाने का अधिकार भी होता है। तो आपके लिए ये वीवीआई होता है। लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं जो आपसे ये पूछा जाएगा तो आप इसको लिख भी सकते हो, एमसीक्यू में आता है तो आप इसको कर भी सकते हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि लोकतंत्र की ये विशेषताएं आपसे पूछी जाएंगी। हम अध्याय 2 में इन्हीं प्रश्नों को दोबारा आएंगे, लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा बनाएंगे। अभी परिभाषा के लिए लोकतंत्र की बहाली, उसके सामने उठी चुनौतियां, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हेतु लोगों ने काफी संघर्ष किया है। कई देशों में लोकतंत्र की बहाली के बाद सैनिक तख्ता पलट हुआ और देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना हुई। ठीक है, पुनः लंबे संघर्ष के बाद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। आइए हम लोकतंत्र की मूल विशेषताओं जिनका उल्लेख पहले किया गया था उनके आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान करें। ये सारी स्थितियां नीचे अंकित नक्शा में साफ दिखाई दे रहा है। पहले नक्शे में 1950 तक लोकतांत्रिक शासन करने वाले देशों को दिखाया गया, फिर 1975 तक औपनिवेशिक देशों में स्वतंत्रता मिल गई थी, ये सब। अब ये मैप को आप देखोगे तो 1975 तक दुनिया के औपनिवेशिक मतलब जिसपे दूसरे देश का कब्जा था, जैसे मान लो श्रीलंका पे ब्रिटेन का कब्जा था, चीन पे ब्रिटेन का कब्जा था, इस तरीके से भारत पे भी 1947 में भारत आजाद हो गया। 2000 तक वैसे देशों को दर्शाया गया जहां 21वीं सदी की शुरुआत तक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। अब ये मैप आपको याद रखना है, इससे लोकतंत्र डेमोक्रेसी वाले देश आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए हर तरह का है इसमें। 1975 तक कहाँ पे है, फिर सन 2000 में लोकतांत्रिक सरकार कहाँ कहाँ पे है, उनका अलग कलर दिया हुआ है। अब इसमें आप देखोगे ठीक से तो लोकतांत्रिक सरकारें, ये जो येलो में दिया गया है यहाँ पे आ चुका है 1975 तक। उसके बाद ये लोकतंत्र अलग अलग जगहों पे भी फैलना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। क्लियर है ना ये चीज? फिर अगला देखते हैं हम, ये जो लोकतांत्रिक सरकार है और गैर लोकतांत्रिक, ये रेड वाला जो है 1950 के बाद के बीच लोकतांत्रिक सरकार, येलो वाला तो आप समझ रहे हो डेमोक्रेसी था, लेकिन ये रेड वाला कौन है, साम्यवादी और उससे अफेक्टेड माने उससे प्रभावित देश है। क्लियर है? ऊपर के नक्शों में हमारे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते होंगे। 20वीं सदी में लोकतंत्र की यात्रा कैसी रही, यह विस्तार कब हुआ, किन क्षेत्रों में हुआ, क्या पूरी 20वीं सदी में लोकतंत्र का विकास हुआ? क्या हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी हिस्सों में एक समान नहीं हुआ है? आज भी दुनिया के बड़े हिस्से में लोकतंत्र नहीं है। अब इन सारों प्रश्नों के उत्तर को ढूंढते हैं। ये आपके लिए मतलब मैप बेस्ड एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो। क्या इन नक्शों के आधार पर 3 देशों की पहचान करें जहां नीचे दी गई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं थी, फिर नीचे दी गई तालिका। अफ्रीका में जहां 1950 में लोकतंत्र था, फिर 1975 में था, और 3 देशों तक पहचान करना है। मैंने 1950 तक अफ्रीका में जो था, एशिया में था, यूरोप में था। एक्चुअली ये जो इमेज है आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, इसमें क्लियर इमेज मैं दिखाऊंगा तो आपको इसका एक्सरसाइज करवा दूंगा। हालांकि ये उतना ओल्ड क्वेश्चन है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। जनरली देशों के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सवाल आता है। एशिया में कौन से ऐसे देश थे, यूरोप में कैसे देश थे, लातिनी अमेरिका में, लैटिन अमेरिका को लातिनी अमेरिका लिखता है यहाँ पे, तो लैटिन अमेरिका। ठीक है, इन देशों में क्या स्थिति थी। अब नक्शा 1.1 में ऐसे देशों की पहचान कीजिए। चूंकि क्लियर नहीं है तो मैं आपको, अगर आप डिमांड करते हो तो अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा, मुझे जरूर बताइएगा। लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण क्या क्या है इसको समझिएगा। 6वीं शताब्दी में बुद्ध काल में गंगा घाटी में, अब हमारे भारत की गणराज्यों की स्थिति पे बात करेंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। तो हमारे देश में, बिहार में स्पेशली, बिहार आज भले अज्ञानियों का देश राज्य हो गया है, लेकिन ये बहुत ज्ञानियों की भूमि रही है ना। तो ये जो एक तरीके से मान के चलो कि अज्ञान से ज्ञान की तरफ लोग भटके हैं, इसमें काफी हद तक यहाँ के नेताओं का हाथ है ना। तो नेता जैसे रहेंगे, जनता जैसी नेता को चुनेंगे, वो फिर रिटर्न में तो वही देंगे ना। आप गिफ्ट किसी को दोगे, रिटर्न गिफ्ट आपको वैसा ही मिलेगा। तो इन गणराज्यों में कपिल वस्तु का शाक्य, सुभार पर्वत के भाग का प्रांत, अलकप के बुली, ये सब लोकतांत्रिक स्वरूप हैं। केरुपुत के कलाम, रामाग्राम, कुशीनारा के मल, पिपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदे, ये सब जो है गणराज्य थे। गणराज्य के मतलब समझते हो, रिपब्लिक। भारत एक अभी रिपब्लिक देश है ना, रिपब्लिक कहते हैं। इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, तो ये इतने सारे गणराज्य थे। गणराज्य मतलब वहां लोग मिल करके राजा को चुनाव करते थे, राजा को चुनते थे। गणराज्यों में शासन प्रधान एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था जिसे राजा कहते थे। राजा की वास्तविक शक्ति केंद्रीय शक्ति के पास थी।
जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते थे। ये सभी प्रतिनिधि भी राजा कहलाते थे। कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति में 1707 राजा प्रतिनिधि थे। सोचो कितना डिसेंट्रलाइज्ड था। सिर्फ लिच्छवी गणराज्य में, रिपब्लिक में मान लेते हैं, लिच्छवी को अगर स्टेट मान लेते हैं, तो राजा प्रतिनिधि थे 1707। यही सब मिल करके एक राजा को चुनते थे। प्रत्येक राजा के अधीन एक उपराजा, सेनापति, भंडारिक आदि पदाधिकारी भी होते थे। कितना डेमोक्रेसी, डिपार्टमेंट अलग अलग है। सभी प्रकार के निर्णय बहुमत से होता था। ऐसा नहीं कि राजा जो चाह दिया सो हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, बुद्धकालीन गणराज्यों में शासन का चुनाव होता था। राजा था, उसके अंदर उपराजा है, सेनापति है। राजा के अंदर में राजा प्रतिनिधि थे जो जनता के सहयोग से चुने जाते थे, जो जनता के प्रतिनिधि थे। अब इन सब लोग मिलकर चुनते थे। बात समझ में आ गया। केंद्रीय समिति जो था उसके पास एक सत्ता थी। इनका हेड कौन होता था? राजा। अब राजा के अंदर में नहीं कह लो, एक केंद्रीय कमेटी होती थी उसी राज्य में, जो ये सब मिलके चुनती थी। समझ में आ गया। आइए हम आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार में विभिन्न चरणों का अवलोकन करते हैं। प्रारंभिक चरण। आधुनिक विश्व में सन 1779 में फ्रांसीसी क्रांति होता है। दो चीजें याद रखिएगा, अमेरिका का आजादी कब हुआ, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ। 1789 में फ्रांस में सबसे पहले लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की बात हुई थी दुनिया में। लोकतंत्र की स्थापना में विस्तार की शुरुआत होती है। इस क्रांति ने लोकतंत्र के 3 तत्वों को स्थापित किया: स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ठीक है। लेकिन फ्रांस में जन विद्रोहियों ने अस्थायी और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की, क्योंकि यहाँ फ्रांस के शासकों ने कई बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका, परंतु फ्रांस में बार बार लोकतंत्र स्थापित हुई। 1789 की क्रांति का संदेश संसार में कई देशों में फैल गया और इस विद्रोह ने यूरोप में जगह जगह लोकतंत्र के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। बहुत बार लोकतंत्र आया, हटाया गया, लेकिन 1789 में जो ये 3 स्लोगन दिया गया था ना, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, यानी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ब्रिटेन में लोकतंत्र फ्रांसीसी क्रांति के पहले ही कदम रख चुका था, लेकिन यहाँ इसकी प्रगति बहुत धीमी थी। ब्रिटेन में 1688 में एक गौरवपूर्ण क्रांति, इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्या नाम है इसका? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। इसमें गुलाब के फूल से युद्ध होता था। ठीक है। तो लोकतंत्र ने धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू किए, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटी जिसने राजशाही और सामंत वर्ग की शक्तियां कम होने लगी। जनता को कई अधिकार प्राप्त हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले ब्रिटेन का शासन था। यूएस की बात हो रही है, अमेरिका, यहाँ भी ब्रिटेन का शासन था। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष शुरू हुआ। इसमें अमेरिका संग्राम कहते हैं। 1776 में अमेरिकी नागरिकों ने आज़ादी ले लिया, ब्रिटिश को उखाड़ फेंका। तो ये आपसे पूछा जाएगा, 1789 वाला और 1776 वाला। अमेरिका जो है स्वतंत्र हो गया। सभी उपनिवेशों ने आपसी सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका का नया गठन किया। अमेरिका में 1789 में एक लोकतांत्रिक संविधान को लागू किया। आज भी इसी संविधान के अनुसार अमेरिका की शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। ध्यान से सुनिए, 1776 में अमेरिका में ब्रिटेन का शासन था। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन सिर्फ भारत पे शासन करता था। ठीक है, उसने भी वहां विद्रोह किया, वहां के लोगों ने, जिसे सिविल एंड पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन कहते हैं। फिर उसके बाद 1789 में उसने अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान लागू कर दिया, जो हमारे देश में बाद में किया गया। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण चीज है। लोकतंत्र का विकास अगर अमेरिका में पूछा जाए तो आपको ये सब चीजें लिखनी है। आपको एमसीक्यू में पूछा जाए तो आपको लिखना है। बात समझ में आ रहा है? ब्रिटेन और फ्रांस का हम लोगों ने देख लिया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें प्रगति भी हुई, परंतु यह देखो, ये हम लोग लोकतंत्र का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से, फिर फ्रांस में और अमेरिका में लगभग एक ही टाइम में आया है। तो डेमोक्रेसी आया कहाँ से? बात समझ रहे हो आप? डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं से आया। हमारे देश में देखें तो वो तो व्यवस्था जो थी वो रिपब्लिक की व्यवस्था थी पहले से, लेकिन दुनिया में जो आधुनिक लोकतंत्र है उसका विकास आप देखोगे ब्रिटेन, फिर फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें 3 स्लोगन दिए गए। लोकतंत्र मतलब आजादी, अभिव्यक्ति, आपको समूह बनाने का, आपको लिबर्टी, आपको फ्रीडम, इक्वालिटी है। तो ये सारा जो है एक सक्सेशन अगर हम देखेंगे लाइन से, तो वो उधर से ही आ रहा है। फिर अमेरिका आजाद हुआ, फिर और जगह पे भी डिमांड शुरू हुआ, संघर्ष शुरू हुआ। राजनीतिक एंड पॉलिटिकल, नागरिकों को समानता की डिमांड होने लगी। न्यायिक निष्पक्षता, जुडिशियल, जो एक तरीके से मतलब लोग फेवर कर देते थे, वो भी डिमांड होने लगा। अभी भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, प्राप्त नहीं किए थे। 1900 तक न्यूजीलैंड को छोड़कर किसी देश में जनता को सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। अब सोचो, सभी लोग वोट नहीं देते थे। ये कैसा देश है भाई? वोटिंग राइट है नहीं तो आप अच्छे लोगों को चुन ही नहीं पाओगे, कुछ ही लोगों को चुने जाएंगे। तो ये भारत में तो खैर 1950 के बाद लागू हो गया।
लेकिन न्यूजीलैंड को ही सिर्फ 1900 ईस्वी तक ये सभी लोग वयस्क मताधिकार मतलब 18 साल से ऊपर। न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया। तो आपको एक चीज जान करके बड़ी अच्छा लगेगा कि पहला वो देश जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की पैरवी की थी तो वो न्यूजीलैंड था। ठीक है, कुछ देशों में मताधिकार उन्हीं को प्राप्त था जिनके पास निजी संपत्ति थी। जब जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हीं को वोट देने का अधिकार है। तो अमीर लोगों को चुन लेंगे। अमेरिका में आम महिलाओं के साथ साथ अश्वेत पुरुषों को मताधिकार मिला। बाद में महिलाओं को अधिकार देने का, वोट देने का अधिकार नहीं था। अश्वेत यानी व्हाइट नहीं है, मान लो काले लोग हैं तो उनको नहीं मिलता था। इस तरह अभी भी लोकतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष की जरूरत थी। अब लोग सभी वयस्क, चाहे वो महिला पुरुष, गरीब हो अमीर हो, श्वेत अश्वेत हो, सभी मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष करने लगे। ठीक है, अभी तक इतना तो निश्चित हो चुका था कि यूरोप, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रारंभिक चरण पूरा हो चुका है। इन देशों में बड़ी संख्या में लोग अपनी मर्जी से सरकार का चयन किया। यद्यपि चुनाव में भाग लेने के अधिकांश पुरुष ही जाते थे, मतलब राइट मिल गया, लेकिन अभी भी वोट देने कौन जा रहा है? पुरुष ही जा रहा है। उपनिवेशवाद का अंत। उपनिवेशवाद क्या होता है? अच्छा, लोकतंत्र कहीं भी स्थापित तब तक नहीं हो सकता है जब तक वहां उपनिवेशवाद हो। आपने देखा होगा भारत को भी क्यों आज़ादी की जरूरत थी ब्रिटेन से। मान लो ब्रिटेन, तो हमें कभी कभी लगता है कि ब्रिटेन कुछ मामलों में तो ठीक ही था जब भारत में था, तो हाँ गुलामी थी, उनकी ज्यादतियाँ थी, लेकिन आजकल के नेताओं का जो शासन है उससे कहीं हद तक कुछ मामलों में, सभी मामलों में नहीं, कुछ मामलों में ब्रिटेन ठीक था। जैसे डिसिप्लिन में, जैसे उनकी जो अगर हम देखें मतलब इम्प्लीमेंटेशन, रूल इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, एक हद तक, बहुत हद तक नहीं, वो ठीक था। तो उपनिवेशवाद फिर भी क्यों खतरनाक है भाई? फिर भी क्यों लोगों ने उनको, क्योंकि वही है, लिबर्टी नहीं थी। नजर दौड़ाएंगे कि किस तरह उपनिवेशों की जंजीर तोड़कर अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना की। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश थे। एशिया और यूरोप में सभी लोग यूरोप के अलग अलग देशों के उपनिवेश थे। उपनिवेश क्या होता है? एक ऐसा देश है जहां पे हम जाएंगे, वहां के खनिज रिसोर्स खरीदेंगे, अपना फायदा करेंगे, फैक्ट्री करेंगे, उससे भी अपना फायदा करेंगे, कुल मिलाकर उस देश को पूरा लूट लेंगे। ठीक है, जब हम देखेंगे तब इन उपनिवेशों को नागरिकों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः इन देशों की जनता ने अपने अपने देशों में लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष करना शुरू कर दिया। औपनिवेशिक शासकों ने इसे दबाने का प्रयास किया, परंतु संघर्ष के विस्तार को देखते हुए औपनिवेशिक शासकों को झुकना पड़ा। सीमित अधिकार वाली सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ, परंतु जनता इससे संतुष्ट होने वाली नहीं थी। अब संपूर्ण राजनीतिक अधिकारों की मांग होने लगी। लास्ट में क्या होता है? जब अपने अपने अधिकारों की मांग होने लगी, जैसे आंदोलन होता था, तो क्यों होता था भाई? अधिकारों के लिए ही होता था। छोटा मोटा दे देने से, रियायत देने से जनता खुश होने वाली थी नहीं। 1947 में भारत हमारा इस तरह से भी स्वतंत्र हुआ। लोकतंत्र सफल रहा, आज भी सफलतापूर्वक जारी है, परंतु अधिकांश पूर्व में उपनिवेश रहे देशों का अच्छा अनुभव नहीं रहा है। जैसे पश्चिमी अफ्रीका के देश घाना की कहानी लेते हैं। वेस्टर्न अफ्रीका में एक देश है घाना, जहां लोकतांत्रिक शासन का प्रयोग बहुत अधिक सफल नहीं रहा। घाना पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसका नाम गोल्ड कोस्ट था पहले। क्या नाम था इसका? गोल्ड कोस्ट। राजनीतिक अधिकारों हेतु यहाँ संघर्ष की शुरुआत हुई। यहाँ सुनार के पुत्र और शिक्षक लामे एनक्रुमा इस संघर्ष के नेता थे। सुनार मतलब जो गोल्ड स्मिथ थे, क्योंकि ये गोल्ड यहाँ से ब्रिटिश ले जाते थे तो उनको यही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता था। इस तरह से 1957 में आज़ाद तो हो गया। आज़ादी के बाद एक क्रूनमा घाना के प्रधानमंत्री और फिर से राष्ट्रपति चुने गए। इस तरह पश्चिमी अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना ही का एक प्रथम सफल प्रयास। लेकिन यहाँ लोकतंत्र अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रहा। एनक्रुमा ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया। सेना ने 1966 ईस्वी में घाना के एनक्रुमा की सरकार को, अब देखो वो आदमी चुना तो गया, लेकिन उसने बोल दिया कि अब मैं जीवन भर मैं ही राष्ट्रपति रहूंगा। एक नियम बना दिया अपने संविधान में, जो भी उसका लिखित कानून था। तो 1966 में सेना ने फिर उस पर कब्जा कर लिया। और यही होता है, जब भी एक तरह की सरकार बहुत दिनों तक रहेगी, सेना नाखुश हो जाएगी, क्योंकि उसके हाथ में पावर रहता है। और लोकतंत्र का यही है कि पावर बटा हुआ है। इस तरह घाना में लोकतंत्र का खात्मा हो गया। घाना अफ्रीकी देशों में कमोबेश यही स्थिति रही लगभग। तो सार्वभौमिक महज अधिकारी का कार्यक्रम सबसे पहले 1893 में न्यूजीलैंड में मिला, उसके बाद रूस में मिला 1917 में, रूसी क्रांति आपको मालूम होगा। जर्मनी में फिर मिलता है, फिर नीदरलैंड, ब्रिटेन में, श्रीलंका। आपको जान करके आश्चर्य होगा, भारत में 1950 में मिला, सभी को वोट देने का अधिकार है। अमेरिका में 1965 में मिला। एटलस में घाना को ढूंढो। अब एटलस में घाना को ढूंढना है, फ्रांसीसी क्रांतियों के नाम का पता लगाओ। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो फ्रांसीसी क्रांति वहां पढ़ना है। अब कुछ और जिक्र करते हैं लोकतंत्र की दिशा में। लातीनी अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हो गई 1980 के बाद। चिली की कहानी हम पढ़ चुके हैं। सोवियत संघ के बिखराव के बाद पोलैंड में किस प्रकार के लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई, ये भी देख लिया है।
1989-90 में पूर्वी यूरोपीय देशों में सोवियत प्रभाव में कमी आई, जहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के नागरिकों ने अपना लिया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के कुल 15 गणराज्य भी स्वतंत्र हो गए। इसमें अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाया। इस प्रकार सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया के नक्शे में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या करोगे आप इसमें? सोवियत संघ के देशों का आपको ध्यान रखना है। 1991 में जब विघटन हुआ तो सोवियत संघ के कुल 15 गणराज्य भी स्वतंत्र हो गए, मतलब उसके बाद 15 टुकड़े और हुए रूस के, तो वो अलग अलग देश बन गए। ठीक है। 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशियन फेडरेशन उसको कहते थे पहले, सोशलिस्ट रशिया है ना, यूएसएसआर नाम था उसका, यूएसएसआर। तो 15 और देश बने और सब डेमोक्रेटिक देश हैं। यूक्रेन जो है ना, पहले यूक्रेन अभी लड़ रहा है, आप देख रहे होगे रूस से, वो बेचारा उसी का पहले पार्ट था, वो उधर से ही आज़ाद हुआ है। तो आज़ाद हुआ, लेकिन वो उसको अमेरिका थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है, चढ़ा देता है एक तरीके से, बिहारी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो वो लड़ने लगता है, मूर्ख है, लड़के सब जनता को गरीब बना रहा है। भारत के पड़ोस में स्थित नेपाल नामक देश में लोकतंत्र की स्थापना, समाप्ति एवं पुनर्स्थापना की बहाली को भी हमने देखा। 1948 में नेपाल में पहला संविधान बना, राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक था तब। 1959 में राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया, संसद में पहली बार चुनाव हुए। 1962 में राजा महेंद्र ने देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। अब 1959 में ये राजा बना, 62 में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। 1990 में नेपाल में जन आंदोलन के पूर्ण से बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, उसके बाद बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ है। 1991 में इवन की नेपाल से लगा हुआ जो बिहार का बॉर्डर था, उसमें भी माओइस्ट मूवमेंट काफ़ी एक्टिव हो गया था। 1991 में नेपाल के संसद में चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला, जीपी कोइराला देश के प्रधानमंत्री बने, अतः नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1996 में नेपाल में माओवादियों द्वारा राजतंत्र की समाप्ति के लिए जनता की आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन किए। जून 2001 में नेपाल के इतिहास में एक नाटकीय मोड़ आया, जब राजा वीरेंद्र और उसके परिवार की राजमहल में ही हत्या कर दी गई। एक्चुअली उसका भतीजा था, वो एक दिन सटक गया था, बीबीसी पे उसका डॉक्यूमेंट्री है, उसने बंदूक उठाया और जितने लोग थे उसके घर के सबको मार डाला। और वो एक मतलब लड़की से शादी करने के लिए उसके लेकर के उसके घर में कुछ विवाद हुआ था, ज़्यादा कुछ भयानक विवाद भी नहीं हुआ था, लेकिन वो नशेड़ी था, तो होता है ना, नशेड़ी लोग सटक गए, दिमाग उनका खराब हो गया, एक ही दिन बंदूक उठाया और सबको मार दिया, राजमहल पूरा खाली कर दिया। उसके बाद खुद को भी गोली मार लिया। तो कहानी क्लोज हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। माओवादी मूवमेंट जो चल रहा था वो भी वहाँ उनको भी एक मुकाम मिल गया। उसके बाद ज्ञानेंद्र ने राजपद संभाला। राजा ज्ञानेंद्र ने फरवरी 2005 को संसद को भंग कर दिया। अभी भी राजा वाला ही सिस्टम चल रहा है। सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। नेपाल में पुनः लोकतंत्र को राजा ने समाप्त कर दिया। उसके बाद कहा कि अब लोकतंत्र ही रहेगा, लेकिन नेपाल में जन आंदोलन के कारण मई 2008 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया। नेपाल में प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति रामवर्धन यादव प्रधानमंत्री प्रचंड हुए। वहाँ सदियों से, आज भी देखोगे मतलब इलेक्शन हुआ तब से 5 बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बदले गए, क्योंकि वहाँ किसी को एक मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी मतलब 50% से ज़्यादा वोटिंग होगा उनके पास अधिकार, तो वो चुने जाएंगे राष्ट्रपति। अब जोड़ तोड़ की सरकार में यही दिक्कत है। अभी भी देखोगे प्रचंड है, केपी शर्मा ओली, यही आपस में खेल गद्दी खेल रहे हैं सब। भारत के अन्य पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लोकतंत्र की स्थापना के पतन की प्रक्रिया चलती रही। जनरल जियाउल हक की मृत्यु के बाद 1990 के दशक में पाकिस्तान में एक बार पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। जनरल जियाउल हक था जो, एक तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका कुछ समझ में आता नहीं है। वो आज़ाद हो गया भारत से और उसका संविधान लिखा गया 1971 में। तो वहाँ के लोग जो थे, मतलब वहाँ जिसने आज़ाद करवाया पाकिस्तान को भारत से, मोहम्मद अली जिन्ना, वो बेचारा 3 ही महीना में मर गया बुढ़ऊ। उसको आज़ाद दिलवाने का फ़ायदा क्या हुआ समझ में ही नहीं आता है। तो आप लोग देखेंगे पूरा हिस्ट्री जब पढ़ेंगे देशों का तो समझ में आएगा। तो लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन वहाँ सैनिक हमेशा कब्जा कर लेता है। फिर परवेज मुशर्रफ ने 1999 में नवाज शरीफ को तख्ता पर, नवाज शरीफ के पूरे फैमिली को जेल में ठूस दिया सैनिक शासन की स्थापना के लिए। परंतु हाल में पाकिस्तान में हालत में परिवर्तन हुआ। वहाँ की जनता ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। जो ये खिलाड़ी था ना, इसी खिलाड़ी की बात हो रही है। ये खिलाड़ी जो था उसको क्या किया गया, इमरान खान जिसकी बात है, वो भी अभी जेल में है। और उसका जो विरोधी पार्टी का इलेक्शन वगैरह हुआ तो अमेरिका उसको भी जेल भिजवा दी। कुल मिला के कोई स्थिर नहीं है, कभी सैनिक शासन रहता है, कभी जो भी अमेरिका का एक पपेट गवर्नमेंट होता है, कठपुतली सरकार, वो वहाँ काम करता रहता है, क्योंकि अमेरिका फंडिंग करता है। अंततः जन आंदोलन के समक्ष सैनिक शासन को झुकना पड़ा, संसद के लिए चुनाव कराने पड़े। तो ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ था उसने क्या किया, सैनिक शासन लागू कर दिया बहुत लंबे समय तक। 2008 में वहाँ फिर चुनाव हुआ, जनता ने समझदारी दिखाई, विद्रोह किया
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी। पाकिस्तान में यह परिवर्तनीय शांति प्रिय नहीं रही। वहां लोकतंत्र समर्थक नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। अब फिर से वहां एक लोकतंत्र समर्थक जो नेता था बेनजीर भुट्टो का मर्डर कर दिया गया। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद सैनिक शासन के प्रमुख परवेज मुशर्रफ को हटना पड़ा। मतलब आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति, यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। ये सब के सब लुटेरे हैं। वहां भी किसी देश का नेता अगर अच्छा होगा ना तो उस देश की आप देखो हालत कितनी बढ़िया है। समझ में आ रहा है ना? ये सब मतलब वो वाली हाल है कि लूट करके और फिर शरीफ बन जाते हैं। तो इस प्रकार पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई। वहाँ अभी भी लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना है। मैं बताया ना, अभी इमरान खान को जेल में है, फिर उसके सामने विरोधी पार्टी वो भी सत्ता में है। कुल मिला के जनता का भलाई कुछ नहीं होता है। वहाँ बस सत्ता बदल जाता है तो लोग थोड़ा ठंडे हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, दूसरा आदमी आया काम तो करेगा, एक आध साल इंतजार करते हैं। इस प्रकार म्यांमार जो कि बर्मा था, जो अभी भी सैनिक शासन में जूझ रहा है, और वहाँ की जनता ने अभी भी विद्रोह कर दिया है। संघर्ष जारी है वहाँ। यद्यपि 1948 में औपनिवेशिक शासन से वो आज़ाद हो गया। म्यांमार में लोकतंत्र अपनाया। 1962 में सैनिक तख्ता पलट वहाँ भी हुआ है और लोकतंत्र का अंत हो गया। 1990 में 30 वर्षों के बाद पहली बार चुनाव कराए गए। आंग सान सूची की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भारी बहुमत प्राप्त किया, परंतु फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। जीतने के बावजूद फौजी शासक जो थे, यानी जो मिलिट्री के जनरल्स थे जो शासन चला रहे थे, उन्होंने कहा कि हम इसको मान्यता नहीं देंगे। म्यांमार की सैनिक सरकार ने सूची सहित अन्य चुने हुए लोकतंत्र समर्थक नेताओं को या तो जेल में डाल दिया या उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया। अभी भी आंग सान सूची जेल में ही है, हाउस अरेस्ट पे है। म्यांमार में सैनिक शासक के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से बोलने या बयान जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया कि म्यांमार की फौजी सरकार को ज्यादतियों से तंग आकर वहां के लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, अन्यत्र शरणार्थी बनकर रहने लगे। नजरबंदी की सजा झेलने के बावजूद सूची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा। नेल्सन मंडेला का आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, 34 साल वो जेल में रहे हैं लोकतंत्र के लिए। तो इन्होंने बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम हाउस अरेस्ट के बावजूद भी चलाया। विश्व समुदाय में स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में अर्थपूर्ण जीवन जीने का संघर्ष है। उन्होंने भाषण दिया ये चीज़ कि हमें बराबरी चाहिए, अर्थपूर्ण जीवन चाहिए, लोकतंत्र की मुहिम हमें छेड़नी होगी। आंग सान सूची के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के देशों से अपील की कि वर्तमान सैनिक तानाशाही की समाप्ति हेतु सभी देश म्यांमार पर प्रतिबंध लगाएं। तो अब सैनिक शासन था तो वहाँ सभी देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका व्यापार बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इकोनॉमी में कोई पैसा लेन देन करेगा नहीं, गरीबी आने लगी। दिनों दिन लोकतंत्र का आवाज उठने लगा। अब लोकतंत्र में पुनर्स्थापना होगी, लेकिन फिर से वही हुआ है, सैनिक तख्ता पलट हो गया। कुछ दिन ये रही। एशिया को ढूंढिए, नेपाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नाम बताइए। ये आपको खुद करना है, खुद सीखना है। अब अगर हम देखेंगे तो अब अभ्यास प्रश्न किस पेज पे है? 21 प्रश्न पे है। आप अगर ठीक से ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीज़ों को समझते हुए अगर आप पढ़ोगे तो आप इसका आंसर भी कर पाओगे। हम लोग देख लेते हैं वैश्विक स्तर पे लोकतंत्र का क्या हाल है। हमने अभी तक देखा, मन में ऐसा नहीं है कि भारत में ही लोकतंत्र की चुनौती या संघर्ष है। म्यांमार देखा, नेपाल देखा, अपने अभी श्रीलंका भी एक उदाहरण है जहाँ पे बहुत राष्ट्रपति को ही लोग घर में घुस करके सब लूटपाट कर लिए थे। क्या हम विश्व लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं? भारत एक सरकार है, नेपाल की एक सरकार है, ब्रिटेन की एक सरकार है और देशों की भी सरकारें हैं, लेकिन दुनिया की कोई सरकार नहीं है। विश्व लोकतंत्र मतलब क्या होता है? वर्ल्ड डेमोक्रेसी। विश्व में कोई ऐसी सरकार नहीं जिसके द्वारा निर्मित कानून दुनिया भर के लोगों पर लागू होते हैं। कोई एक विश्व सरकार नहीं है, मतलब वर्ल्ड की कोई एक सरकार नहीं है। तो ये पॉसिबल है क्या दुनिया के लिए एक सरकार? पर वैसी कई संस्थाएं हैं जो आंशिक रूप से वैसे ही कार्यों को करती हैं जो एक सरकार करती है, जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं। ये संस्थाएं अथवा संगठन विभिन्न देशों में लोगों के नियंत्रण तो नहीं रख सकते जैसा कि सरकार रख सकती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में 192 देश हैं इसके सदस्य हैं। इसके संगठन में 6 मुख्य अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, न्यास का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। महासभा संसद की भांति है जिसमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या अथवा मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाता है। महासभा में सभी 192 जनरल जो काउंसिल होता है उसको महासभा कहते हैं। इसमें कौन कौन से मुख्य अंग हैं याद रखना है आपको। महासभा, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, न्यास परिषद और न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट है इसका। तो वोट देने का सभी देशों को अधिकार है। सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। इसी आधार पर हम महासभा के संगठन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये एकदम याद रखना है आपको। जो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन है ये अस्थायी यानी परमानेंट है, और अस्थायी 10 जो है वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। सभी अस्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार मिला है। कोई भी अस्थायी सदस्य देश इस
अधिकार का प्रयोग करता है तो उसे सुरक्षा परिषद उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती है। तो इनके जो वीटो पावर्स हैं वो कई बार रोक देते हैं, ये हम देखेंगे कई बार ये बदमाशी होता रहता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद विभिन्न देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। इसकी सदस्य संख्या 54 है। न्यास परिषद उन देशों का प्रशासन देखती है जो क्षेत्र स्वतंत्र नहीं थे, वहां स्वशासन का विकास नहीं हुआ था। मतलब जो अभी तुरंत स्वतंत्र हुए हैं या जो औपनिवेश में है उनको न्यास परिषद देखती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा अंग है जो विभिन्न देशों के विवादों को न्यायिक समाधान प्रस्तुत करता है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इसका अपना एक सचिवालय है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। अमेरिका राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र महासचिव इसके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी जनरल जिसको कहते हैं, एंटोनियो गुतरेस हैं अभी ये महासचिव, इनको पोस्ट हिंदी में कहते हैं। ये प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, मतलब ये वहाँ के हेड हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर उस तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते जैसा कि किसी देश की सरकार रख सकती है। ये संगठन ऐसे नियम बनाते हैं जो विभिन्न सरकारों को काम की सीमा तय करते हैं, उनके लिए दिशा निर्देश, मतलब ठीक है वो शासन तो नहीं कर सकते हैं लेकिन नियम कानून लिख देते हैं कि ये देशों को करना है काम। किसी एक देश की सीमा में आने वाले समुद्री क्षेत्र के कार्य व्यापार को संचालित करने के कायदे कानून बनाते हैं वो, कि किसी देश का है तो 200 नॉटिकल माइल तक उसका समुद्री अधिकार है। सभी देशों को प्रभावित करने वाले पर्यावरण में गिरावट रोकने के संबंधित नियम कानून, शस्त्रों को नियंत्रित रखने हेतु नियम बना। ऐसा नहीं है कि कोई देश भयानक तौर पे हथियार अपने देश में जमा कर ले, तो हथियार क्यों जमा कर रहा है, तो जमा करने का हथियार एक ही मकसद होता है, युद्ध करना। बिना मतलब का युद्ध करेगा तो दूसरे देशों पे वो हमला कर देगा, है ना। तो इस सब पे नजर बनाए रखता है, एक लिमिट है सबका। इन नियमों और कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने हेतु बहुत मुश्किलें आती हैं। विभिन्न देशों की आपसी प्रतिद्वंदिता इन्हें लागू करने में रुकावट पैदा करती है। वैश्वीकरण के युग में कुछ वर्षों में विभिन्न देशों ने एक दूसरे के ज़्यादा संपर्क में आए हैं। वैश्विक संगठनों में लोकतंत्र की मांग भी पहले की तुलना में अधिक बढ़ी है, लेकिन अभी भी संघर्ष चल रहा है। लोकतंत्र का डिमांड बढ़ा है लेकिन संघर्ष जारी है। तो जो बच्चे हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेंगे, सेम हमारा ग्रुप है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। और लोकतंत्र के विस्तार में ये सारे जो प्रश्न हैं बहुत मुश्किल नहीं है। आप आराम से अगर अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो आप मिलान भी कर सकते हो, वन लाइनर आंसर भी कर सकते हो। अगर इसकी ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम इसको करवा देंगे। लेकिन जो बच्चे कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं लाइक बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार दरोगा, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन था। जैसे संयुक्त राष्ट्र में उन्हें 192 सदस्य देश हैं, 1945 में स्थापना हुई थी, कौन कौन से अंग हैं इसके, ये सब टाइप का फिर उधर भी हमने देखा था। तो आपको जो भी मैं इंपॉर्टेंट घेरूंगा या बताऊंगा, जो भी अंडरलाइन कर रहा हूँ वो जरूरी है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर में धीरे धीरे हम लोग पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे।